नमस्कार। हिंदी संवाद न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम उपस्थित हैं लखनऊ में और लहरपुर विधानसभा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के माननीय विधायक अनिल वर्मा जी आज हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है हिंदी संवाद न्यूज़ पर। धन्यवाद। सर, हम लोग आपके पास उपस्थित हुए हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभी जो मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि विधायक निधि जो 3 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, विकास के मामले में जो भी धन है, क्योंकि विधायक निधि विधायक खुद नहीं चेक काटता है, विभाग को पैसा जाता है, विभाग उस पे काम कराता है। इतना फायदा है कि विधायक की मर्जी से जो सड़क बननी है, जो पुलिया बननी है और उससे विधायक का पत्थर लग जाएगा, समाज में जाएगा, ये विधायक जी ने बनवाया। तो उससे राजनीतिक भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। बाकी विभागों में जैसे होता होगा, उससे हमें कुछ कहना नहीं। ठीक है। योगी सरकार जब से दोबारा सत्ता में आई हुई है, उनका दावा क्राइम को लेकर के ये रहा है कि क्राइम हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अब पूरे प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस पे हमारी राय पूछने की तो जरूरत नहीं है। आप भी समाज में रहते हो। जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़े, 85% लोगों को भोजन देना पड़े, महंगाई चरम सीमा पर हो और सारे प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनको आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। तुलनात्मक अध्ययन में आप देखेंगे कि पिछली बार से काफी क्राइम बढ़ा है और क्राइम तो बढ़ेगा। जब आप 4 साल की नौकरी देंगे, ये आज नहीं दिखाई पड़ता है। जो इन्होंने 4 साल की व्यवस्था किया है मिलिट्री में, फोर्सेस में, ये बच्चे जब तैयार होकर के आएंगे 4 साल बाद रिटायर होकर के, तब आपको और जबरदस्त दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो 3000 के करीब वैकेंसी रखी हुई थी, जो अग्निपथ अग्निवीर योजना में, और अभी तक जहां हमें जानकारी है तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने बात कही कि जब बेरोजगारी होगी तो समस्याएं डेफिनेटली अलग अलग होंगी। अभी परसों ही योगी सरकार ने ये दिया है कि हम लोग बेरोजगारी का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और प्रत्येक घर में ये सुनिश्चित करेंगे या तो सरकारी नौकरी दी जाए या निजी नौकरी दी जाए, लोगों को रोजगार जरूर दिया जाएगा। सोशल मीडिया भी ट्रेंड कर रहा है, आज पेपर आपने पढ़ा तो उसमें भी दिया है। इस पे आपकी क्या राय है? रोजगार कहाँ से देंगे? लघु उद्योग खत्म कर रहे हैं। जितने भी लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में हैं, मैं एक बिजनेस से जुड़ा हूँ, खादी के। हमारे यहाँ खादी में लगभग 400 लोग काम करते थे। कुछ कटाई का काम करते थे, कुछ बुनाई का काम करते थे, कुछ रंगाई का काम करते थे। हमारे तमाम सेल डिपो थे। इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। 400 लोग में 2 आदमी हमारे पास इस समय रह गए एम्प्लाई, जो दुकानें बचा रहे हैं। 400 लोग बेरोजगार हो गए। कहाँ से देंगे? कौन सा ऐसा कारखाना लगाने जा रहे हैं? अगर आपकी सरकार होती तो क्या आप दे पाती रोजगार? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते फुल प्लेस में हम दे पाते, लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश में 1 लाख की भर्ती शिक्षकों की बकाया है, वैकेंसी है। कम से कम उसको हम तो दे ही देते। पूरे प्रदेश में दसियों लाख की जगह खाली है हर विभाग में। कोई विभाग ऐसा है जिसमें खाली ना हो। इनको तो हम भर ही देते चुनाव के बाद। यानी कि आपकी सरकार अगर होती तो जो पद खाली पड़े हैं विभिन्न विभागों में प्राथमिक तौर पे उस पर नियुक्ति की जाती और लोगों को रोजगार दिया जाता। 1 साल के अंदर हमने कहा था और 1 साल के अंदर भर देते। 7-8 लाख लड़के लग जाते। वो भी ये नहीं कर रहे हैं। क्या जनता को रोजगार नहीं पसंद है?
अब ये तो अभी हम नहीं कहेंगे। चुनावी चुनावी रिजल्ट तो यही बयां कर रहे हैं। कहाँ बयां कर रहा है? चुनावी रिजल्ट में जिस अरे तरीके से टेम्पो हाई किया गया था समाजवादी पार्टी के, हम लोग भी जाते थे पब्लिक के बीच में, लोगों से मिलते थे और हर जगह यही एक आंकड़े आ रहे थे कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। और जो आप लोगों ने एजेंडा चूज किया हुआ था, जो एजेंडा पब्लिक में ले गए थे, लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया। लेकिन अगर पब्लिक को ही रोजगार नहीं चाहिए तो फिर क्या कहेंगे आप? चुनाव समाजवादी पार्टी जीती है। अगर वोटर में कहीं आप इस बात को भ्रम कर रहे हैं तो गलत है। हम एक पोलिंग बता देते हैं अपने यहाँ की, जिसको मैं विधानसभा में, मेरी एक पोलिंग है खैरुल्लापुर, जिसपे एक ईरापुर बूथ है। हमारी पोलिंग पे 3 वोट मुसलमान है, जिसमें मैं रहता हूँ, 3 वोट। और 63 की लिस्ट उस पोलिंग पर मुसलमानों की चली गई। दूसरी बूथ की 63 की लिस्ट चली गई, वोट नहीं पड़ा। पूरी लिस्ट आप उठा के देखें चुनाव की, जो हमको लिस्ट दी गई थी और जो चुनाव के समय दी गई, तमाम कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जिसमें 20 से 40 वोट पे डिलेटेड ना लिखा हो। वो जिंदा है आज। आपने उसको मुर्दा बना करके चुनाव जीता है भाई। चुनाव कहाँ जीता इन्होंने? यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसा कि अखिलेश यादव जी भी बार बार इस बात को उठाते रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं वोट में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, और वो खैर एक विषय अलग है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बात होती है। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है, हाँ बिहार से थोड़ा ऊपर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा हुआ है। जब से ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, अचौक निरीक्षण कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में पार्टिकुलर स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ बहुत हालत खराब। 7 अस्पताल 2006 में हमने स्वीकृत कराए थे, 7 में वो तैयार हो गए, हमारी सरकार चली गई। आज तक मायावती जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आज तक उन अस्पतालों पे डॉक्टर नहीं, बिल्डिंगें खड़ी हैं। 7 हॉस्पिटल मैंने अपने यहाँ बनवाए थे। जब डॉक्टर की तुम भर्ती नहीं करोगे, आप डॉक्टरों को ट्रेन नहीं करोगे, जब जो अब मुलायम सिंह यादव ने अपने पीरियड में जितने डॉक्टर हर साल निकलते थे, उसमें 150-200 डॉक्टर, 400 डॉक्टर कुछ बढ़ाए थे, वो याद नहीं कायदे से। उसके बाद से आज से डॉक्टरों की बढ़ाने की क्षमता आपने नहीं पैदा किया, कहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो? यानी कि आपके हिसाब से बिल्डिंगें तो खड़ी हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं प्रगति हो रही है, पक्ष बता रहा प्रगति हो रही है, लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पे डॉक्टर नहीं है इलाज करने के लिए। पुलिस की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। वैकेंसी पूरी करें ना। नर्सों की वैकेंसी खाली है, डॉक्टरों की वैकेंसी खाली है, पूरी कर दें, पोस्ट कर दें सबको। ये जो भारतीय जनता पार्टी निःशुल्क राशन दे रही है, केंद्र सरकार अलग राशन दे रही है और राज्य सरकार अलग दे रही है। चुनाव में भी ये बात सामने निकल के आई थी कि इसका एक परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था, कहीं ना कहीं ये फ्री का राशन एक अहम रोल लेकर आया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ असर रहा, कुछ असर फ्री के राशन के राजनीति में रहा, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। यानी कि कंप्लीट असर नहीं रहा, कुछ ना कुछ असर रहा। ना, कंप्लीट नहीं रहा। कंप्लीट रहता तो 45-48 सीटें हमारी थी, 125 पे कहाँ पहुंच जाती? बिल्कुल बिल्कुल। 125 पे कहाँ पहुंच जाते? और आपको क्या लगता है कि ये जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से क्या चूक रह गई कि अगर उसको समय रहते देख लिया गया होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती? कोई चूक नहीं रही। प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया, आपके कैमरे उस पर चले नहीं, मीडिया पूरी तरीके से सरकार के साथ। जिस पोलिंग पर 900 वोट हो, उस पोलिंग पे 50 वोट पड़े, 60 वोट पड़े, और मुस्लिम पोलिंग हो, यादव पोलिंग हो, क्या मतलब है चुनाव का? वोट ही नहीं डालने दिया। ये तो बाई इलेक्शन था। अभी जब विधानसभा का सत्र फिर से शुरू होगा, आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, तो वहां पे आप कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो वहां पे आप उठाएंगे? जैसे जो बातें आप अभी हमसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, वोटर लिस्ट की बात करता रहे हैं, छेड़छाड़ हुई है, आपने मुद्दे पहुंचाए, बातों को रखा, वहां कमी नहीं रही, कमी जहाँ रही वो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जब विधानसभा का सत्र चलेगा, उस पर क्या बातें प्रमुख रूप से आप वहां पे रखेंगे? हाउस के अंदर बहुत सी बातें रखी जाती हैं,
हालांकि कुछ पार्टी फोरम पे तय होती है, कुछ हम लोगों के निजी होते हैं, वो रखी जाती है। हम तो अपने हिसाब से दो ही तीन बातों को रखने का प्रयास करते हैं सदैव: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। इन्होंने चुनाव में कहा था, पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में मोदी जी ने, योगी जी साहब ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होगी। आप कहीं भी चले जाएं पूरे उत्तर प्रदेश, जो रोड प्राइवेट सेक्टर पे चली गई वो तो ठीक है, सीतापुर से लखनऊ, ओ सीतापुर से लखनऊ, ये तो ठीक है। लेकिन जो सड़कें सरकार के पास, एक भी सड़क पर काला पत्थर नहीं रह गया है, काला डामर नहीं रह गया। हमने अपनी विधानसभा की कम से कम 100 किलोमीटर से ऊपर लिख के दिया होगा। और आज भी मैं मिला, विपक्ष में हूँ, काम के लिए मिलता हूँ मंत्रियों से, आज भी मैं गया मिलने, और हमने कहा कि आप ही ने कहा था गड्ढा मुक्त होंगी, सब गड्ढा युक्त हो गई हैं, 5 साल नहीं, कम से कम अब तो ठीक करा दो। एक भी सड़क सही नहीं, काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की जनता के लिए आपकी प्राथमिक कार्य योजनाएं क्या हैं? आप वहाँ पे किस रूप में पहले फोकस करेंगे? सड़कों को लेकर करेंगे, या स्वास्थ्य को लेकर करेंगे, या आप शिक्षा को लेकर करेंगे, या और कोई भी ऑप्शन आपके पास ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या ये है, जो आपके खुद के प्रयास से हो सकती हैं या पक्ष के सहयोग से हो सकती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे आप प्राथमिक रूप से कार्य करना चाहेंगे? हमने 3 मुद्दे चुनाव में रखे थे: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। और तीनों पे मैं विधिवत काम कर रहा हूँ, पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ। लोग विधायक निधि को स्कूलों में दे देते हैं, हम स्कूल में नहीं देते। जो हम चिट्ठी दिए हैं अभी, सब सड़क ही दिया टोटल। हम तो तीन ही मुद्दों पे बात किए थे चुनाव में, और इसी तीनों मुद्दों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो आपने बातें चुनाव में पब्लिक से कही थी, अपने वोटरों से कही थी, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। एक समसामयिक विषय है जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत चर्चा में चल रहा है। कन्हैया लाल का जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या हुई है, एक पार्टी का व्यू नहीं, एज ए व्यक्तिगत अनिल वर्मा का व्यू क्या है इस विषय पे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? समाज किस दिशा में जा रहा है, और आपके हिसाब से सरकार को क्या तटस्थता लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए? जो हत्या हुई है उसकी में जितनी निंदा की जाए और जितनी से कड़ी सजा उनको दी जाए वो कम। लेकिन दूसरे तरफ आप देखिए, किस कारण से हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया और कोई कार्रवाई नहीं किया? किया है, कोई कार्रवाई नहीं किया ना। उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आपका पूरी दुनिया में सर झुका है। अब माने ना माने, इस पर हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ करके चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन देश टूट जाएगा। एक बात मैं बड़े सा गंभीर व्यवस्था से कह रहा हूं कि इसी देश में प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले भाषण करते थे कि मनमोहन सिंह की उम्र के साथ डॉलर की कीमत बढ़ रही। याद होगा आपको, कभी आपने चैनल पे दिखाया नहीं है इस बात को। नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने कोशिश की है जो सही बातें दिखाई जाए। और अभी हमारा चैनल आप व्यू करेंगे तो हम देखिए, हम ही एक हिंदी नहीं, हम बिल्कुल दिखाएंगे, और हम हिंदी संवाद ही ऐसे चैनल है। आप देखिए कि लोग पक्ष का इंटरव्यू लेते हैं, हम सबसे पहले विपक्ष का इंटरव्यू ले आए हैं, हम आपकी बात को जानने आए हैं। मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि उनकी उम्र के साथ डॉलर बढ़ रहा है। आज तो मोदी साहब की उम्र को क्रॉस कर गया है, लगभग 80 रुपए में हो गया है। और जब 1 रुपया 1 पैसा भी डॉलर बढ़ता है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जाती है। मालूम है नहीं मालूम आपको? ये बात इन उत्तर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब ने कही थी। इन्हीं मोदी साहब ने कहा था, आज भी टीवी पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इस देश में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया। आदरणीय मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री जी को
अपना निर्णय वापस लेना चाहिए, कम करना चाहिए। आज कितने में है? आज क्यों नहीं निर्णय लेते हैं भाई? विपक्ष का प्राइमरी कार्य है कि पक्ष की हर नीतियों का विरोध करना, वो सभी पार्टियां करती हैं। मोदी जी जब विपक्ष में थे या इस समय अखिलेश यादव जी विपक्ष में है, तो ये सारी पार्टियां करती हैं। पर जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है, जो रसिया और यूक्रेन के वार से है, बहुत सारी चीजों पे सरकार का भी नियंत्रण नहीं है। गैस वहां से सप्लाई होती है, सरसों का तेल वहां से आता है। वो नहीं, हम उड़ा नहीं रहे, हम बातों को बता रहे हैं कि ये बहुत सारी व्यवस्थाओं पे होता है। उस पर आपकी क्या राय है? हम आपकी पूरी बातों को सुनेंगे और हम आपकी किसी बात को काटेंगे नहीं। अखिलेश मिश्रा से हम करें, पूरी बातें आएंगी आपको। हमारी बात सुन लीजिए। जिस समय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, $148 का एक बैरल पे कच्चा तेल की कीमत थी, $148। आज $148 नहीं पहुंची है। आप सोचिए, $148 आज नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार तो कहती है कि राज्य सरकार जीएसटी हटा दें, जो टैक्स लेती है पार्टिकुलर पेट्रोल पे, तो अभी पेट्रोल सस्ता हो जाए। क्यों नहीं हटाते भाई? भाजपा की सरकार है आज का, दिल्ली में भाजपा की, यहाँ पर हटा दो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भारत सरकार उनकी है नहीं है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार भाजपा की, उत्तर प्रदेश सरकार हटा दो ना, हम लोग के हैं। आप बताइए। सरकार अगर आपसे टैक्स के रूप में पैसा ज्यादा लेती है, तो पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में जिस तरीके से लागत अगर आप देखें तो 5 लाख उसकी निर्धारित लागत कंस्ट्रक्शन की है। जमीन की कास्ट लेकर अगर आप मार्केट वैल्यू देखें तो एक 11 लाख का मकान जनता को दे रही है सरकार। तो सरकार का काम भी जन सेवा करना है, तो कहीं से ना कहीं से टैक्स लेकर के ही तो उसकी भरपाई करेगी। टैक्स लेकर के अच्छी जगह लगाओ ना। देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहते हैं, लैट्रिन, जो क्या बोलते हैं उसके, शौचालय शौचालय बनाए। आप मेरे साथ चलिए, अब 20 गांव में आपको घुमाऊंगा। एक भी शौचालय अगर चालू हालत में होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों पैसा खराब कर रहे हो? सब खा गए लोग। 20 गांव में घुमाऊंगा आपको। अब तो सीधे सब्सिडी जो लाभार्थी है उनके खाते में आ रही है, फिर भी पैसा खाया जा रहा है। हम इस पे बहस नहीं कर रहे हैं, शौचालय बने नहीं, हम इस पे बहस कर रहे हैं। पैसा सरकार ने दिया शौचालय बनाने के लिए। एक भी शौचालय 20 गांव में घुमाऊंगा। 2024 का इलेक्शन, जो आपने बातें बताई है कि शौचालय में अनियमितता है, या बहुत सारी बातें बताई कि सरकार को पेट्रोल पे टैक्स कम कर देना चाहिए, कम से कम केंद्र सरकार को कर देना चाहिए। अभी 2024 की इलेक्शन की एक रूपरेखा अभी से शुरुआत हो गई, हालांकि विपक्ष के द्वारा नहीं दिख रही, लेकिन पक्ष के द्वारा दिख रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और उद्देश्य किस तरीके से रहेगा 2024 में टैकल करने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी नीतियों पे, कार्यक्रम पे काम करती है। समाजवादी पार्टी संघर्ष से बनी है, और हम लोग अगर जीत के आते हैं तो संघर्ष से जीत के आते हैं, काम करते हैं। आपको पता हो चाहे ना पता हो, मैं चौथी बार एमएलए हूँ। पता है सर, पता है। मेरे पिताजी पार्लियामेंट मेंबर रहे, ये भी आपको नहीं पता होगा शायद। ये पिताजी के बारे में नहीं, आपके बारे में हम पता करके ही आए हैं कि आप लगातार चौथी बार। हमारे पिताजी पार्लियामेंट मेंबर रहे, पिताजी असेंबली मेंबर रहे, हमारी माता जी एमएलए रही, मैं भी चौथी बार हूँ। तो कुछ काम करके हम लोग आते हैं, जनता का विश्वास जीत करके आते हैं। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। आज पूरी तरीके से इस देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति कर दिया। राम मंदिर, तो क्या नाम इसका, ज्ञानवापी मस्जिद, इसमें राजनीति हो गई है। पूरी तरीके से ये 80-20 का चुनाव लड़ते हैं, और 80-20 के चुनाव में हम लोगों को जीतना ही नहीं चाहिए, लेकिन जीत के आते हैं। अभी जो आजमगढ़ चुनाव का उपचुनाव का रिजल्ट आया है और रामपुर के चुनाव का रिजल्ट आया है, इसको एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि यहाँ पे एक तरीके से समाजवादी पार्टी अजय है। फिर भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने और वहाँ रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने हराया। उसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया, वहां जब वोटें नहीं डालने दिया, कई परसेंट वोट पड़ा है? 40%। रामपुर में कितना पड़ा है? 40 तो पड़ा है, 41 पड़ा होगा, 41%। जब आपने वोटें नहीं डालने दिया है तो आप बता दीजिए हम कहाँ जीतेंगे? बैरिकेटिंग कर दिया, फोर्स लगा दिया, डंडे। ये जो समस्याएं हैं, पार्टिकुलर आप जो बातों को बता रहे हैं,
वोटिंग को लेकर के या और भी बातें जो समस्याएं हैं, अब 2022 में सरकार बन चुकी है, 5 साल तक कार्य करेगी। आगामी 5 साल बाद भी ये समस्या रहेगी, उसको लड़ने के लिए आप लोग किस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं? ये समस्या इस सरकार ने पैदा किया है। सरकार तो तब भी रहेगी, 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो उसे लड़ेंगे कैसे आप? लड़ लेंगे, काहे आप परेशान हैं? योगी साहब ने अपनी सीट छोड़ी थी। योगी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम विपक्ष में थे, हम सीट जीते थे। याद हो चाहे ना याद हो, बिल्कुल। जीते थे नहीं जीते थे। वहां पर वोट ईमानदारी से पड़ा था। और दो चीजें मैंने आपसे पहले ही बोल दिया आपके चैनल पर कि कुछ वोट शिफ्टिंग शिफ्टिंग में इन्होंने गड़बड़ किया। मेरी विधानसभा में 19,000 वोट इन्होंने गड़बड़ किया। जो सीट 10,000 से हमारी जीत रही थी वो हार गई। किसी भी व्यवस्था में मैं बातों को आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप 4 बार से लगातार विधायक है, आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हम लोग अभी कैमरा माइक हाल ही में पकड़े हैं। जो व्यवस्था होती है एक न्याय की, अगर मान लीजिए आपको सरकार से है तो इसमें कोर्ट की भी व्यवस्था है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन मुद्दों पे आपकी पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जाती है? चुनावी मुद्दे पर क्या कोर्ट जाएंगे? इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन करिए। इलेक्शन कमीशन सुनने वाला है? इलेक्शन कमीशन सुनने वाला हो तो बता दो, ईडी सुनने वाली हो तो बता दो। क्या आप नहीं जानते हो? नहीं, अगर नहीं सुनने अभी वाले अभी हैं तो अभी अभी कम से कम कोर्ट तो इस बात को रिकॉग्नाइज करेगी ना। हाई कोर्ट गए तो हैं महाराष्ट्र में, गए नहीं गए कोर्ट? सारी चीज पे स्टे कर दिया, लेकिन फ्लोर पे टेस्ट होगा उसको छोड़ दिया। अगर तुमने और चीजें स्टे की थी तो उसको भी स्टे कर देते, सारे निर्णय आने के बाद फ्लोर टेस्ट कराते। गए तो हैं, क्या मिला? मिशन जल शक्ति के तहत हम देख रहे हैं गांव में बहुत बड़ी बड़ी पाइपें बिछाई जा रही हैं, टंकियां लग रही हैं पानी की, जो लोगों को एक जल नल टैप से दिया जाए। आपके विधानसभा में भी क्या ऐसे कार्य किए जा रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। उससे लोगों का लाभ होगा लोगों को? मेरी समझ से नहीं होगा, ये सब बोगस चला जाएगा। हमारे यहाँ एक, आप आके देख लीजिए, तालगांव एक कस्बा है, टंकी लगी है, पानी नहीं है, गांव पूरा खुद करके बर्बाद हो गया है। वो भी ठीक नहीं हुआ, रास्ते भी ठीक अब हो रहे हैं, धीरे धीरे और लोग ठीक करा रहे हैं। पाइपलाइन बिछ गई है, टोटी में पानी नहीं आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आपकी विधानसभा में भी निस्संदेह किसानों को दिए जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय उसके बारे में अच्छी है। और उसके साथ साथ एक बात और कह दें कि पूरे प्रदेश में जो प्रकोप है, रात भर लोग डंडा लेकर के इस बरसात में घूम रहे हैं, इस पे आपने हमसे राय पूछा ही नहीं। जी, बिल्कुल आप बताइए, हम तो ओपन ही है आपको हर बातों को सुनने के लिए। जी। आप प्रधान कुछ कुछ चीजें बिना पूछे भी बतानी चाहिए, आप तो जनप्रतिनिधि, बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप आपने कभी किसी चैनल ने भी नहीं पूछा, कभी चर्चा नहीं होती है। मोदी साहब ने पूरे देश को रोजगार दे दिया। हमारे यहाँ जो नौजवान है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 17 साल से ऊपर है, वो इतने टाइम डंडा लेकर के खाना खा के निकल पड़ा होगा। कोई उधर टार्च मार रहा है, कोई उधर टार्च मार रहा है, खेत बचा रहा है। जो पैदा होता है उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। फिर भी फसलों के जो उत्पादन हुआ है, गेहूं की फसल ले लीजिए या उसके पहले धान की ले लीजिए, सरकारी आंकड़े भी यही बताते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक हुआ है। फिर ये गायों का या छोटे पशुओं का क्या प्रकोप रहा? आपने आपने सरकारी आंकड़े देखा ही नहीं, इसके माने पिछले साल की तुलना में इस साल प्रोडक्शन कम है गेहूं का। अधिक है? नहीं। चलिए, इस डिबेट के बाद, इस बातचीत के बाद हम आपको दिखा देंगे कि गेहूं की फसलों का पार्टिकुलर पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन अधिक हुआ है। आपको नहीं पता है, जो इन्होंने आंकड़ा लगाया था उससे बहुत कम हुआ है। 3 लाख मैट्रिक टन उत्पादन कम हुआ, जो इन्होंने शुरू में आंकड़ा दिया था। आप इसको पढ़ लीजिएगा। 3 लाख मैट्रिक टन गेहूं कम उत्पादन हुआ है, जो पिछली आंकड़ा जो उन्होंने लगाया था इस बार। उसका नतीजा ये हुआ, जब इन्होंने सोचा कि इतना फालतू होगा उत्पादन, तो इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट अब छूट दे दिया।
अब उसको रोक रहे हैं। जितने एग्रीमेंट भारत सरकार के विदेश उद्योगपतियों के विदेश में हुए हैं उतने दे पाएंगे, उसके बाद आप विदेश नहीं भेज पाएंगे। या पता लगा लीजिए, इस देश का बहुत नुकसान हो रहा है। छुट्टा पशुओं से आपका कहना है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। एक विपक्ष का प्राइमरी दायित्व होता है, प्राथमिक कर्तव्य होता है कि पक्ष की हर नीतियों का विरोध करना। वो सभी पार्टियां करती है, मैं माननीय विधायक जी की बात कहूं या अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष रहती है वो भी इसी बात को करती है। विधायक जी, आपने हिंदी संवाद न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि आपने हमें समय दिया और धैर्य से हमारी बातों को सुना और तटस्थ होकर के आपने जवाब दिया, जो आपकी भूमिका होनी चाहिए वो जवाब दिया। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने जनता के लिए तो आप कह सकते हैं। हम एक ही चीज आपके चैनल से कहना चाहेंगे, या चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहेंगे कि काम करो, मेहनत करो और हिंदू मुसलमान की बात बंद करो, इंसानियत की और इंसान की बात करो, तब तो ये देश आगे बढ़ेगा। वरना इस देश में गृह युद्ध भी हो सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल, विधायक जी की बात से हम भी उतना ही सहमत हैं जितना उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम करने से किसी का लाभ नहीं होगा, तीसरा कोई लाभ लेगा और आप लड़ते रह जाएंगे। इसलिए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सही विचारधारा पे कार्य करिए। और तरह तरह की बयानबाजी होती है सोशल मीडिया इंटरनेट पे, आप डालिए, बहुत सारी बातें धर्म व्यक्ति के खिलाफ लिखी हुई हैं, उस पर न जा करके अपने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर एक अगले विषय पे किसी और विधायक जी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब के लिए बहुत धन्यवाद। मैं अजय मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, हिंदी संवाद के लिए, थैंक यू सो मच।